हाय दोस्तों, मैं लेक्चरर कमल मीणा मेरे YouTube चैनल गुरु कमल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को विदित है, राजस्थान बोर्ड हिस्ट्री क्लास 12 अध्याय सेकेंड अपना चल रहा है। उसमें आज की कड़ी में हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो है मौर्य प्रशासन। मौर्य प्रशासन के बारे में जानकारी लेंगे। मौर्य प्रशासन, उनकी राज व्यवस्था कैसी थी, उनकी गुप्तचर व्यवस्था कैसी थी, राजा का क्या स्वरूप था, सेना कैसी थी, सेना किस प्रकार की थी, इस पे हम चर्चा करेंगे आज। और ये हमारा अहम टॉपिक रहेगा। आप जो कोरोना महामारी के कारण आप स्टूडेंट स्कूल नहीं आ पा रहे, मेरी कोशिश रहती है कि मैं अपना बेस्ट दूं और ज़्यादा से ज़्यादा सोर्सेज से अच्छी चीज़ें कलेक्ट करूं और आपको बता सकूं, ताकि आप घर बैठे अच्छे से ज्ञानार्जन कर सके, अच्छे से पढ़ सके। और जो आपके पास में अध्ययन सामग्री, मुझे पता है कि इतनी सफिशिएंट नहीं है, कारण ना तो कोई पासबुक वगैरह आई है, ना ही मार्केट में बुक्स भी अवेलेबल नहीं है ढंग की। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छी चीज़ें देना चाह रहा हूँ। लेकिन एक बात और कह देना चाहता हूँ आज सारे स्टूडेंट्स को कि कहीं ना कहीं आप लोग मुझे डिमोरलाइज कर रहे हैं, कारण कि मैं जो वीडियो जितनी मेहनत से लगन से बना रहा हूँ, आप लोग उतनी मेहनत और लगन से उनको देख नहीं रहे, और देख रहे हैं तो आप मुझे कमेंट नहीं कर रहे हैं और ना ही कोई क्वेश्चन आप पुटअप कर रहे हैं। इसका मतलब तो ये है, या तो आपको सब कुछ समझ में आ रहा है या कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है आपको, क्योंकि आपके क्रॉस क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो प्लीज़ बच्चों, आपको क्रॉस क्वेश्चन करने, मेरे से पूछना है, जानना है ये चीज़ें कैसे। और जो भी चीज़ मैं यहाँ पे टॉपिक्स ले रहा हूँ, एक बार आप उसको बुक्स में पढ़ लें, फिर उसके बाद में वीडियो देखें, फिर बुक्स में पढ़ें, फिर वीडियो देखें। नो डाउट आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। फिर उससे संबंधित जो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को भी आप तुरंत सॉल्व कर ले, वीडियो देख के उस क्वेश्चन को आप लिख लो, क्योंकि बाद में भी आपको सारे क्वेश्चन करने और पहले कर लो चाहे। तो ये आपके पढ़ने का एक तरीका होना चाहिए, एक ललक होनी चाहिए कि आपको पढ़ना क्यों है। आपको सिर्फ 12वीं पास नहीं करनी, अरे यार 12वीं पास तो आप हो जाओगे, इसमें कोई शक नहीं है। और जो मैं वीडियो बनाता हूँ वो 12वीं पास के पर्पज से, या स्टूडेंट के, ये कॉम्पिटिशन वाले भी अगर कोई इस वीडियो को देखेगा तो उसके लिए भी बहुत फायदेमंद होगा, चाहे वो रीट हो, चाहे RS हो, चाहे IAS हो। लेकिन अगर इन वीडियो को आप देखते तो आपकी एक समझ बनती है सब्जेक्ट के प्रति, और जब आप सब्जेक्ट के प्रति एक समझ बनाते हो तो आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होता है। आप भविष्य में, ये गारंटी रहती है कि आपको कहीं न कहीं कुछ न कुछ गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगा और अपना फ्यूचर बिल्डअप करने में आपको ये सहायक सिद्ध होगा ये सब्जेक्ट। इसलिए आप इसको सीरियस लें। थोड़ा सा ही है, 10-15-20 मिनट का ही वीडियो बनाता हूँ, लंबा बनाता नहीं हूँ, क्योंकि हिस्ट्री एक सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें कहीं न कहीं बोरियत होती है। और स्पेशली एंशिएंट इंडिया का जो पार्ट है उसमें बोरियत होती है। आपको लगता है यार ये क्या है, हम क्यों पढ़े इसको, हमारे क्या काम में आएगा। लेकिन बच्चों, ये आपके भविष्य में बहुत काम आने वाला है। जब भी आप, अगर कोई बच्चा आप में सीरियस है और पढ़ाई को लेकर अपना करियर बनाएगा, चाहे वो एजुकेशन में जाएगा, चाहे वो प्रशासनिक व्यवस्था में जाएगा, चाहे वो किसी भी पोस्ट पे जाएगा, तो बिना हिस्ट्री के संभव नहीं है कि वो किसी भी पोस्ट पे पहुंच सके। तो इसके लिए इसको आप जब भी हिस्ट्री पढ़ोगे, आपको मेरी याद आएगी, मेरी शक्ल दिखेगी, यार सर ने ये चीज़ हमें बताई थी लेकिन हमने उसको फॉलो नहीं किया। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप मुझे ढंग से फॉलो करें, ढंग से पढ़ें, और हो सके तो अगर आपको अच्छा लगता है, ज़बरदस्ती किसी के साथ कुछ नहीं है, अगर आपको अच्छा लगता है कि मेरा जो मटेरियल अच्छा है, स्तरीय है और कोई गुणवत्तापूर्ण है, आपके सहायक सिद्ध हो जाए, तो आपके यार दोस्तों को भी शेयर करें, बहन भाइयों को भी बताएं कि ये चीज़ें आपके। तो आज हम जो टॉपिक लेने जा रहे हैं वो मौर्यकालीन प्रशासन। एडमिनिस्ट्रेशन शब्द से ही पता चल रहा है प्रशासन है। कौन से समय का? मौर्य काल का। मौर्य काल में स्पेशली हम चंद्रगुप्त मौर्य को पढ़ा हमने, थोड़ा बिंदुसार को भी पढ़ा। बिंदुसार का ज़्यादा योगदान नहीं है मौर्य काल, और जो मेन योगदान है वो है अशोक महान। अशोक महान है, उनका योगदान मौर्य काल में सबसे ज़्यादा रहता है। उनकी जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था, उन्होंने नियुक्तियाँ की, उन्होंने जो फेरबदल किए, उन्होंने जन कल्याण के कार्य किए, उन सब की जानकारी हमें यहाँ पे इस मौर्य प्रशासन के तहत लेनी है। मौर्य प्रशासन था वो एक केंद्रीकृत प्रशासन था। केंद्रीकृत मतलब जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रलाइजेशन एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब केंद्र में एक सत्ता होती थी, सेंटर में एक सत्ता होती थी जिसके इर्द गिर्द सब कुछ घूम रहा है। एक सत्ता के इर्द गिर्द सब कुछ घूमता है, कोई ना कोई उसको एक कंट्रोल करने वाला होता था। तो केंद्रीकृत प्रशासन था, पहली बात। तो दूसरी बात आप ये समझ ले कि इसमें जो ब्यूरोक्रेसी थी, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं नौकरशाही, मतलब जो नीतियाँ होती है, पॉलिसी होती है, उसको बनाने का जो काम तो मंत्री या राजा ये कर देते हैं, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको लागू कैसे किया जाए, ये काम कौन करता है? नौकरशाही करती है, ब्यूरोक्रेसी करती है। तो वो
नौकरशाही थी उनकी मौर्य प्रशासन की वो बहुत ही सुदृढ़ मिलती है, और वो इतनी सुदृढ़ थी कि आज भी हमने कहीं न कहीं उसी नौकरशाही को फॉलो कर रखा है। कहीं न कहीं थोड़ा बहुत हमें दिखने को मिल जाएगा कि ये अब जो प्रशासन में पहली बात आती है राजा। राजा के बिना आपने चंद्रगुप्त कौटिल्य को पढ़ा। कौटिल्य कहता है अपनी अर्थशास्त्र में कि राज्य के 7 अंग होते हैं, सप्तांग होते हैं, जिसमें पहला होता है राष्ट्र। राष्ट्र एक देश होता है। उसके बाद राष्ट्र को चलाने के लिए कौन होता है? एक राजा होता है। उसके बाद एक अमात्य आता है, फिर दुर्ग आता है, फिर कोष आता है, फिर मित्र आते हैं। तो ये सारे 7 अंग, उनमें राजा क्या था? अहम था। राजा जिसके पास में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, सबका स्रोत कौन था? राजा था। राजा ही सर्वोसर्वा होते थे। सारे प्रशासन को, राज्य को, देश को चलाने का कार्य कौन करता था? राजा करता था। और उसमें सारी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की शक्ति किसमें निहित थी? राजा में निहित थी। तो राजा एक अहम कड़ी था, उसके बिना किसी भी राज्य प्रशासन की कोई भी कल्पना नहीं की जा सकती थी, मौर्य काल में स्पेशली। और एक राजा के पाद में एक मंत्री परिषद होती थी, जिसको राजा को वो परामर्श देने का कार्य करती थी। वो डिपेंड करता था राजा के ऊपर कि राजा उसको माने या नहीं माने, वो राजा के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन मंत्री परिषद का काम था कि जब भी राजा सलाह मांगे, परामर्श मांगे किसी इश्यू को लेके, तो उस पर सलाह देने का कार्य कौन करती थी? मंत्री परिषद करती थी। मंत्री परिषद की नियुक्ति राजा के द्वारा होती थी। वो योग्यता और वंश के आधार पर होती थी। वंश, अर्थशास्त्र में कौटिल्य कहता है कि उच्च कुलीन राजा होना चाहिए, अच्छे वंश का राजा होना चाहिए। तो नो डाउट कहीं उसका प्रभाव मौर्य प्रशासन पे, मौर्य शासन पे पूरा ही था। तो वो उच्च कुल का, या इसको कह दे कि आप अच्छे कुल का जो वंशज होते थे उनको वो चुनते थे, किसमें? मंत्री परिषद में उनको लेते थे, उनकी योग्यता के आधार पर भी लेते थे। एक होता था मंत्री परिषद, और एक मंत्रण, 3 से 4 सदस्य। जो वर्तमान सरकार में भी देख लो आप, कैबिनेट मंत्री जिसको आप बोलते हो ना, वो उस टाइम पे मंत्रण कहलाती थी। वो के कुछ अहम सदस्य होते थे, अहम मंत्री होते थे, जो राजा को सलाह देते थे, और उनका जो राज्य की पॉलिसी मेकिंग या राज्य के जो भी अच्छे डिसीजन आधार लिए जाते थे उनमें बहुत बड़ा अहम रोल होता था। तो वो मंत्रण कह लेते थे। 3 से 4 सदस्य होते थे, और महत्वपूर्ण निर्णयों में राजा को वो क्या करते थे? सलाह देते थे। अब जो मंत्री परिषद होती थी, यहाँ पे हालांकि आपकी किताब में उल्लेख नहीं है इस बात का, लेकिन मैं जिक्र कर देता हूँ। मौर्य काल में जो मुद्रा थी, मुद्रा कहलाती थी उस टाइम पे पण कहलाती थी। जो मंत्री परिषद के सदस्य थे उनको 12,000 पण वार्षिक सैलरी देता था राजा। कितनी? 12,000 पण वार्षिक सैलरी देता था मंत्री परिषद के सदस्यों को। और जो मंत्री होते थे, कैबिनेट मंत्री जिसको अपन बोल सकते हैं दूसरी लैंग्वेज में, तो उनको क्या है? 48,000 पण उनको सैलरी वार्षिक मिलती थी, मंथली नहीं, वार्षिक ये सैलरी दी जाती थी। और तो इसी से पता चलता है कि मंत्रण कितने इंपॉर्टेंट थे, मंत्री परिषद कितनी इंपॉर्टेंट थी। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अधिकारी। जो उसके अधिकारी थे वो क्या कहलाते थे? मौर्य काल में पूछा जाता है कि मौर्य काल में अधिकारियों को क्या कहा जाता था, या फिर ये शब्द पूछा जा सकता है मौर्य काल में तीर्थ किसे कहा जाता था? तो तीर्थ होते थे, तीर्थ, ये शब्द है तीर्थ मौर्य काल में किसको कहा जाता था? अधिकारियों को तीर्थ कहा जाता था। और जो मुख्य तीर्थ होते थे वो 18 होते थे। कितने होते थे? 18 मुख्य तीर्थ होते थे, जिनकी संख्या थी। और विभागाध्यक्ष थे, अलग अलग डिपार्टमेंट थे, चाहे वो खान को लेके हो, चाहे शराब को लेके हो, चाहे वो वन को लेके हो, चाहे क्रय बिक्री से संबंधित हो, सबसे लेके अलग अलग डिपार्टमेंट बनाए गए, चाहे स्त्रियों से संबंधित हो, चाहे विदेशियों से रिलेटेड हो, अलग। तो वो ऐसे विभाग थे, वो 26 थे, और उनका एक अध्यक्ष होता था जो विभागाध्यक्ष कहलाता था। तो कुल मिला के आप जो मौर्य प्रशासन ले रहे हो उसके अंदर आप देख सकते हो कि 18 तीर्थ थे और 26 उसके क्या थे? विभागाध्यक्ष थे। क्लियर हो गया होगा? तीर्थ क्या था? मौर्य काल में जो अधिकारी था वो क्या कहलाता था? तीर्थ कहलाता। क्लियर हो गया? नेक्स्ट है नगर प्रबंधन। जो नगर होते थे बड़े बड़े, उनका भी एक मैनेजमेंट होता था, उनको चलाने के लिए अलग एक सरकार होती थी। जैसे आज की डेट में नगर निगम, नगर परिषद वगैरह होती है ना सिटियों में, उस प्रकार से उस टाइम पे भी होता थी। तो नगर का प्रबंधन करने के लिए एक समिति बनाई जाती थी, जो 6 समिति होती थी। टोटल कितनी समिति होती थी? 6 समितियां होती थी, और 6 समितियों में 5-5 सदस्य होते थे। प्रत्येक समिति के अंदर 5-5 सदस्य होते थे। उस समिति का काम होता था विदेश से आने वाले विदेशियों की रक्षा करना, क्रय विक्रय का
पूरा माप तोल का पता लगाना और बिक्री कर इत्यादि का रेगुलेटिंग करना, तो ये सारे काम किसके होते थे? उन समितियों के होते थे। और उद्योग एवं शिल्प धंधों को नियंत्रण करना, रेगुलेटिंग करना, ये उसके काम होते थे। जनगणना करवाना, जनगणना शहर के अंदर जनगणना करवाने का काम वो समिति, वाणिज्य का, व्यापार का, और जो वस्तुएं निर्मित हो जाती थी, तैयार हो जाती थी, उनका आकलन करना कि भाई ये वस्तु मार्केट में उतारने लायक है नहीं है, घटिया किस्म की, अच्छी किस्म की है, और बिक्री कर इत्यादि प्रबंधन का कार्य कौन करती थी? वो समिति करती थी टोटल। तो अब सिंपल सी बात है कहा कि नगर प्रबंधन का कार्य कौन करती थी? एक समिति करती थी। टोटल समितियां कितनी थी? 6 समितियां थी। प्रत्येक समिति के अंदर 5 सदस्य होते थे। क्लियर? एकदम क्लियर हो गया होगा, मैं उम्मीद करता हूं। और एक शब्द है नागरक, शब्द नगर से बना है नागरक, ये नगर और नगर से बना है नागरक। नागरक कौन कहलाता था मौर्य काल में? मौर्य काल में नागरक कहलाता था जो नगर का शासन का ये प्रबंधन करता था, मतलब नगर का प्रबंधन करने वाला अधिकारी, नगर के प्रशासन का जो अध्यक्ष होता था, नगर के प्रशासन को कंडक्ट करने का जो सर्व अधिकारी होता था, वो नागरिक कहलाता था। और उसकी सहायता के लिए गोप और स्थानीय 2 और अधिकारी होते थे उसके अधीनस्थ, जो उसको सहायता करते थे शासन चलाने में। तो पूछा जाएगा मौर्य काल में नागरिक क्या था, या तो ये सब पूछा जाएगा, या फिर यूं उल्टा पूछा जाएगा कि मौर्य काल के अंदर नगर प्रशासन को संभालने या चलाने वाले या उसके मेन अध्यक्ष का नाम क्या था? तो वो क्या कहलाता था? नागरिक कहलाता था। याद रहे इसको, छोटा शब्द, बहुत अच्छा सवाल बनने की संभावना बनती है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है सेना। सेना में जो सेना का जो मेन होता था, सेनापति होता था, लेकिन सेनापति का भी नियुक्ति उससे ऊपर राजा होता था, उसके बाद सेनापति होता था। मौर्य काल में इन्होंने 6 प्रकार की सेना का वर्णन किया है। 6 प्रकार की सेना। पहली है पैदल सेना, दूसरी है अश्व सेना, घुड़सवारी, तीसरी है गज सेना जिसको हाथी की अपन सेना कह सकते हैं, चौथी है यातायात सेना, पांचवी है क्या नाम से नौसेना, और छठी है रथ सेना। ये 6 प्रकार की सेनाएं थी। कौन कौन सी? दोबारा सुन लीजिएगा। यातायात, नौसेना, रथ सेना, गज सेना, पैदल सेना और अश्व सेना, घुड़सवारी। तो ये 6 प्रकार की सेनाओं का उल्लेख किया है। हालांकि कौटिल्य ने अपनी अर्थशास्त्र में चतुरंग बल मतलब 4 प्रकार की सेनाओं का उल्लेख किया है, लेकिन वहाँ पे स्पेशली उसकी जो अशोक के अभिलेख है उनमें 7 प्रकार की सेनाओं का उल्लेख मिलता है। और उस सेना को भी चलाने के लिए एक समिति होती थी, वही 5-5 सदस्यों की इसमें भी समितियां होती थी सेना को चलाने के लिए। और एक और क्वेश्चन बनने की बहुत ज़्यादा प्रबल संभावना होती है कि मौर्य काल में नायक क्या था। तो नायक क्या था मौर्य काल के अंदर? जो युद्ध क्षेत्र में, गौर से सुनिएगा, युद्ध क्षेत्र के अंतर्गत, युद्ध क्षेत्र में सेना का जो अधिकारी होता था, सेना को कंट्रोल करने वाला होता है या सेना का संचालन करता, आप इसको यह कहें कि युद्ध क्षेत्र में सेना का संचालन करने वाला अधिकारी या क्या कहलाता था? नायक कहलाता था। आप इसको दूसरे शब्द में कह सकते हैं कि युद्ध क्षेत्र में सेनापति तो रेयर केसेस में जाते थे, सेनापति नहीं जाता था। जो सबसे युद्ध क्षेत्र युद्ध का सेना का संचालन करता वो कौन था? नायक था। तो पूछा जाता है नायक कौन था? तो नायक कौन था? युद्ध क्षेत्र में सेना का नेतृत्व करने वाला अधिकारी नायक कहलाता था। क्लियर? ये सेना से संबंधित। नेक्स्ट है गुप्तचर व्यवस्था। गुप्तचर व्यवस्था ये बहुत अहम क्वेश्चन है, क्योंकि पहले के जो राजा थे, महाराजा थे, वो अपनी गुप्तचर व्यवस्थाएं बड़ी सुदृढ़ रखते थे। गुप्तचर व्यवस्था में वो भिखारियों से लेके स्त्रियों तक को शामिल करते थे, बुजुर्गों को, सब तरह के सेना वगैरह सब तरह के लोग शामिल होते थे। मौर्य काल में 2 प्रकार के गुप्तचर थे, एक तो संस्था और एक संचारा। संस्था परमानेंट, मतलब एक ही स्थान पर रहकर गुप्तचरी करने वाले गुप्तचर क्या कहलाते थे? संस्था कहलाते थे, संस्था। और संचारा नाम से पता चला, संचरण करने वाला, मतलब घूमते हुए, मतलब घूम के या जा के गुप्तचरी करने वाले क्या कहलाते थे? संचारा। तो मौर्य काल में 2 प्रकार के गुप्तचर थे, एक थे संचारा और एक थे संस्था। संस्था जो एक स्थान पर रहने वाले, और संचारा भ्रमण कर करके गुप्तचरी करने वाले। अब अपनी 12वीं की किताब के अंदर नहीं है, लेकिन कोई कॉम्पिटिशन वाला भाई अगर इस भाई ने इसको देख रहा है वीडियो को, मैं जिक्र कर दूं कि मौर्य काल के अंतर्गत महामात्या सर्प
एक अधिकारी होता था, महामात्या सर्प अधिकारी होता था, जो कि गुप्तचर विभाग का क्या होता था, अध्यक्ष होता था। मतलब गुप्तचर विभाग का टॉप अधिकारी क्या कहलाता था, महामात्या सर्प कहलाता था। कौन से काल में, मौर्य काल में। तो गुप्तचर दो प्रकार के संस्था, एक ही जगह पर रहकर गुप्तचरी करने वाले, संचारा घूम घूम के गुप्तचरी करने वाले, और महामात्या सर्प क्या था, मौर्य काल में गुप्तचर विभाग का जो सर्वोच्च अधिकारी होता था वो महामात्या सर्प कहलाता था। क्लियर हो गया गुप्तचर। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट है न्याय। देखो मैंने राजा का जिक्र किया, राजा में बताया था कि राजा के पास तीनों शक्तियां थी, न्यायिक, व्यवस्थापिका और सब कुछ राजा के पास था। तो न्यायपालिका का जो सर्वोच्च न्यायालय न्याय था, या न्यायाधीश कहे तो अपन राजा को कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने न्याय का भी दो प्रकार के न्यायालय होते थे। एक तो होता था कंटक शोधक और एक होता था धर्मस्थीय। धर्मस्थीय होता था जो दीवानी से संबंधित न्याय करता था, और कंटक शोधक होता था जो फौजदार से संबंधित न्याय करता था। आप ये शब्दों को शायद समझते होंगे, बच्चे लोगों नहीं जानते होंगे, मुझे पता है। दीवानी और फौजदारी दो वर्ड है। दीवानी का मतलब वो नहीं है मैं दीवानी, वो वाला दीवानी नहीं है जो अपन अक्सर गानों में सुनते हैं, हिंदी फिल्मों के गाने में, वो वाला दीवानी नहीं। दीवानी का मतलब होता है कि ऐसे केस जो किसी व्यक्ति और राज्य के बीच लड़े जाते हो। दीवानी से मतलब उस समय राजस्व को लेके, जो राजस्व होता था ना, कर, टैक्स जिसको बोलते, उसको लेके जो सूट दाखिल किया जाता था कोर्ट के अंदर, जो मुकदमा दायर किया जाता था, ऐसे जो केस होते थे, मतलब व्यक्ति और राज्य के बीच की जो लड़ाई होती थी वो क्या कहलाती थी, दीवानी कहलाती थी। क्लियर। और जिसको उस टाइम पे ऐसे जो इसको करने वाले जो न्यायालय थे वो न्यायालय कहलाते थे धर्मस्थीय, मतलब धर्म की बात, मतलब जो जनता के हित में डिसीजन, तो वो धर्मस्थीय न्यायालय कहलाते। और कंटक शोधक कंटक शोधक वो न्यायालय होते थे जो कि फौजदारी में डिसीजन देते थे, फौजदारी मुकदमों का डिसीजन सुनाते। फौजदारी मतलब समझते हो आप? फौजदारी का मतलब होता है कि दो व्यक्ति आपस में माथा फोड़ दिया, झगड़ लिए, लड़ाई झगड़ा कर लिया, एक ने दूसरे को काट दिया, एक ने दूसरे को मार दिया, ऐसे झगड़ों को जो जिसका राजस्व से कोई लेना देना नहीं है, टैक्स से कोई लेना देना नहीं, इस प्रकार के जो केस होते हैं आपस में एक दूसरे की माथाफोड़ी हो जाती है, ऐसे मुकदमे क्या कहलाते थे, फौजदारी कहलाते थे। आगे बात समझ। तो उनको सुनने वाला जो न्यायाधीश होता था वो कंटक शोधक होता था। तो न्यायालय आ गया बात समझ में। सर्वोच्च न्यायालय तो जो न्यायाधिपति था वो राजा ही था, बट फिर भी दो प्रकार के न्यायालय थे, एक धर्मस्थीय और एक कंटक शोधक। ठीक है, जिसको फौजदारी और दीवानी और सॉरी फौजदारी आप दो डिवीजन में ले सकते हो, एक धर्मस्थीय और कंटक शोधक। क्लियर। राजा सर्वोच्च न्यायाधीश होता। उस जमाने में दंड का, कठोर दंड का प्रावधान था। मतलब कोई चोरी कर लेता तो उसके माथे पे, आप इस बुक में नहीं अपनी में, मतलब कोई चोरी कर लेता तो उसके माथे पे चोर लिख दिया जाता था, उसे चिन्ह बना दिया जाता था कि मतलब हाथ के बदले हाथ काटने का प्रावधान था, खून के बदले खून करने का प्रावधान था, मृत्यु के बदले मृत्यु। तो कठोर दंड था ताकि लोगों में अपराध करने से लोग डरें, अपराध कम से कम अपराध की बात करें, अपराध के बारे में सोचें। नेक्स्ट आ जाता है राजस्व प्रशासन। भाई बिना राजस्व के तो आप किसी राज्य को नहीं चला सकते। टैक्स आएगा तो ही तो आप ये सारे अधिकारियों को, सेना को, पुलिस को, उस जमाने में पुलिस भी थी, इसमें किताब में नहीं है, वो पुलिस क्या कहलाती थी, रक्षण कहलाती, रक्षण पुलिस कहलाती थी, इस किताब में नहीं है। तो पुलिस को सबको चलाने के लिए एक क्या टैक्स, पैसा तो होना चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा, जनता के द्वारा टैक्स के वसूल करेंगे, तो वो टैक्स क्या था, राजस्व कहलाता था। और वो राजस्व किस प्रकार का था, समाहर्ता। जो राज्य का जो मुख्य राजस्व विभाग का जो अधिकारी था, जो समाहर्ता कहला, समाहर्ता लग रहा है नाम से, इकट्ठा करने वाला, सारे मतलब पूरे राज्य के कर को इकट्ठा करने वाला अधिकारी क्या कहलाता था, समाहर्ता कहलाता। और जो फिर वो राज्य का जो कर आता था वो एक ट्रेजरी में या कोष में रख दिया जाता था, और उस कोष का जो अधिकारी कहलाता था वो कहलाता था सन्निधाता। क्या कहलाता था, सन्निधाता। तो दो अधिकारी थे, समाहर्ता, सन्निधाता, दोनों का राजस्व, समाहर्ता राजस्व इकट्ठा करने वाला, और कोष वो संभाल के कोष का विभाग का अध्यक्ष था, वो क्या कहलाता था, सन्निधाता, सन्निधाता कहलाता था, कोषाधिकारी। उस टाइम पे कई प्रकार के कर थे, जैसे दुर्ग,
दुर्ग अपन जो राजा रहता है जिसको किला बोलते हैं वो भी दुर्ग है, लेकिन मौर्य काल में दुर्ग क्या था, कॉम्पिटिशन वाले सुन लें, मौर्य काल में दुर्ग क्या था, एक प्रकार का टैक्स था। क्या था, कर था। दूसरा है वन, वन पे लगने वाला कर, वन ब्रज, जो चरागा भूमि होती थी उस पे एक कर लिया जाता था पशु चराने वालों से, तो वो क्या कहलाता था, ब्रज कर, ब्रज कहलाता था, कर का नाम। एक सेतु, सेतु भी एक कर होता था, सेतु जो सब्जी साग सब्जियों पर लगने वाला कर क्या कहलाता था, सेतु कहलाता था। पूछा जा सकता है कि मौर्य काल में के विभिन्न करों के नाम बताइए, या एक कोई शब्द उठा के दे दे कि मौर्य काल में ये क्या था, सेतु दे दिया तो आप क्या कहोगे, सेतु कोई बांध पुल नहीं था। आप सोच लो कि सेतु कोई पुल है, नहीं, सेतु मौर्य काल में साग सब्जियों पे लगने वाला कर था। ठीक है, ब्रज, वन, खान, दुर्ग, राष्ट्र, ये सभी क्या थे, मौर्य काल के कर थे। नेक्स्ट आ जाता है जन उपयोगी कार्य। नेक्स्ट जन उपयोगी कार्य आ जाता है। अशोक महान नाम से पता चलता है, महान किस लिए कहलाया वो, क्योंकि उसने सब जनता के हित में बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए थे मौर्य प्रशासन में, जो कि जनता की भलाई के लिए थे। तो जैसे कि सिंचाई, आपने जो अशोक के दादाजी थे कौन, चंद्रगुप्त मौर्य, मैंने आपको पढ़ाया था कि उन्होंने एक झील का निर्माण करवाया था गुजरात में। कौन सी झील, सुदर्शन झील। उसमें से इसने सिंचाई के लिए अशोक जी ने नहरें निकाली, उसकी मरम्मत करवाई, तो सिंचाई के लिए जन कल्याण के कार्य किए, सड़कें बनवाई ताकि लोगों का आवागमन अच्छे से हो सके, अच्छे से लोग अपना व्यापार इत्यादि कर सकें, ट्रांसपोर्टेशन सराय बनाई ताकि लोगों को, आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो और वो आराम से और तेज धूप में रेस्ट कर सकें, सराय बनवाई, चिकित्सालय बनाए इन्होंने। देखो उस जमाने में पशुओं के लिए भी चिकित्सालय बनाए थे अशोक ने, पशुओं के लिए भी चिकित्सालय बनाए थे, इंसानों के लिए तो सारी दुनिया बनाती है, लेकिन उन्होंने पशु और दोनों के लिए ही चिकित्सालय बनाए, इसलिए कहते हैं अशोक द ग्रेट, अशोक द महान, महान। इसकी प्रकार की नीति थी। हिंसा को रोका इन्होंने, पशुवध को रोका, इंसानों के लिए और पशुओं के लिए दोनों के लिए हॉस्पिटल बनाए, सराय बनाई, सिंचाई बनाई, सिंचाई के लिए नहरें निकलवाई, सड़क बनवाई। तो इसकी कहीं न कहीं इसकी जो नीति थी, पॉलिसी थी, टोटली जन कल्याण पर आधारित थी, टोटली जन कल्याण के बारे में सोचता था कि जितना हो सके उतना मानव जाति का भला हो। प्रांतीय शासन। नेक्स्ट आ जाता है प्रांतीय शासन। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में आपने पढ़ा था कि 4 प्रांत थे, उत्तरी पथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिण पथ स्वर्णगिरी जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी थी, जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने संथारा के द्वारा शरीर त्याग किया था, देह त्याग किया था। उत्तरी पथ, दक्षिण पथ अवंती जिसकी राजधानी उज्जैनी थी, और मध्य प्रांत जिसकी राजधानी मगध कह दो, जिसको अपन मध्य प्रांत या पूर्वी प्रांत कह दो, जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र थी। और जो 5वां राज्य था वो अशोक ने विजित किया था, उसका नाम था कलिंग। अशोक ने उसको जीता था युद्ध के द्वारा, कलिंग था। और कलिंग की जो राजधानी थी वो क्या थी, तोसली थी। तो आप कह सकते हो अशोक के काल में 5 राज्य थे। पहला उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला, दूसरा दक्षिणापथ जिसकी राजधानी स्वर्णगिरी, तीसरा अवंती जिसकी राजधानी उज्जैन, चौथा मध्य प्रांत या पूर्वी प्रांत जिसकी राजधानी मगध थी, पाटलिपुत्र थी, और 5वां कलिंग जो वर्तमान में उड़ीसा है वहाँ पर पड़ता है, जिसकी राजधानी तोसली थी। वैसे कलिंग की 2 राजधानी बनाई थी, उत्तरी कलिंग की तोसली और दक्षिणी कलिंग की जौगढ़। क्लियर, ये उनका प्रशासन था, उनका प्रांत थे। अशोक ने प्रशासनिक सुधार किए, अशोक ने प्रशासन को चलाने के लिए प्रशासनिक सुधार किए, जिसमें राजुकों की नियुक्ति की, राजुक युक्त, प्रादेशिक, धम्म महामात्र और प्रतिवेदकों की नियुक्ति की। प्रतिवेदक जो रिपोर्टर बोलते हैं, जो इंग्लिश में अपन बोलते हैं रिपोर्टर, संवाददाता, उनकी नियुक्ति की। उनको कहा कि आप पूरे राज्य में घूमते रहो, आपको लगता है कोई इंपॉर्टेंट सूचना है तो चाहे मैं, अशोक कहता है खुद कि चाहे मैं रनिवास में हूँ, रानियों के साथ में हूँ, रात्रि कालीन में हूँ, लेकिन आप आके तुरंत मुझे अपनी सूचना दें
कि ये राज्य में गड़बड़ हो रही है। तो मतलब कितना स्ट्रिक्ट था, कितना वो फुली डेडिकेट था राज्य को लेके कि भाई मेरे को राज्य के लिए, जन कल्याण के लिए ये कार्य करने। और वो अशोक की एक काम था, अशोक जैसे ही राज्य का अभिषेक, राज्य अभिषेक का दिवस होता था, राज्य अभिषेक दिवस के उपलक्ष्य में जो उत्सव मनाया जाता था, उस पे जो कारावासी थे, जो बंदी थे, उनको हमेशा छोड़ता था, उन्हें रिलीज करता था, फ्री करता था। तो कुल मिला के आप कह सकते हो जो मौर्यकालीन प्रशासन था वो जन कल्याण के आधारित था, केंद्रीकृत प्रशासन था, राजा सर्वोच्च होता था, और जो नौकरशाही थी वो नौकरशाही का उसमें बड़ा ही अहम रोल था, नौकरशाही, और नौकरशाही विस्तृत नौकरशाही थी। ठीक है। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक लेंगे हम, वो लेंगे गुप्त साम्राज्य से संबंधित आएगा सेकंड चैप्टर के अंदर। मैं आपसे वापस कह देना चाहता हूँ कि आप लोग कंटिन्यू वीडियो देखें, कंटिन्यू समझें, समझ नहीं आता तो मुझे कॉल करें, मेरे नंबर अवेलेबल हैं हर जगह पे, आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो कि सर ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई। और आज को एक कैरियर बनाने के लिए हिस्ट्री से बढ़िया कोई सब्जेक्ट नहीं है। मैं दावे के साथ कहता हूँ अगर आपने हिस्ट्री को सही ढंग से समझ लिया, आप जिंदगी में कभी भी पीछे नहीं रह सकते लोगों से। मैं नहीं कहता कि आप गवर्नमेंट सर्वेंट बनो, अगर आप हिस्ट्री पढ़ाने के लिए अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट कुछ भी कर सकते हो हिस्ट्री से संबंधित, तो आप, मेरी गारंटी, अच्छे नाम कमाओगे, इज्जत की ज़िंदगी जियोगे। इसलिए सब्जेक्ट को समझे, कंसेप्ट को क्लियर करें और किताबों में देखें, एटलस में सर्च करें। जो भी मैंने जगह बोली है, चाहे मैंने कलिंग का नाम लिया, चाहे मैंने पाटलिपुत्र का लिया है, स्वर्णगिरी का लिया, उज्जैन का लिया, इनको सबको ढूंढें कि ये कहाँ है मानचित्र के अंदर, और इनका उस समय रोल क्या था, वर्तमान में किस नाम से जाने जाते हैं। अगर आपने इन सारी चीज़ों में उत्सुकता आपके अंदर आ गई तो नो डाउट आपको कोई नहीं रोक सकता आगे बढ़ने से। तो अगला वीडियो में बहुत ही जल्दी अपलोड कर दूंगा और आप निरंतर मुझे देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।